हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें द लॉजिकल लाइफ। आज मैं आपको बताऊंगा धर्मवीर भारती की ऐसी कहानी गुनाहों का देवता, जिसको मैं हिंदी में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो हम शुरुआत करते हैं। अगर पुराने ज़माने की नगर देवता की और ग्राम देवता की कल्पनाएं आज भी मान्य होती तो मैं कहता कि इलाहाबाद का नगर देवता जरूर कोई रोमांटिक कलाकार है। ऐसा लगता है कि शहर की बनावट, गठन, जिंदगी और रहन सहन में कोई बांधे बंधाए नियम नहीं, कहीं कोई कसाव नहीं। हर जगह एक स्वच्छंद खुलाव, एक बिखरी हुई सी अनियमितता। बनारस की गलियों से भी पतली गलियां और लखनऊ की सड़कों से चौड़ी सड़कें। वर्क शहर और ब्राटीन के उपनगरों का मुकाबला करने वाले सिविल लाइंस और दलदलों की गंदगी को मात करने वाली मोहल्ले। मौसम से भी कहीं कोई सम नहीं, कोई संतुलन नहीं। सुबह मलेजी, दोपहरे अंगारी तो शाम में रेशमी। धरती ऐसी है कि सहारा के रेगिस्तान की तरह, बालू भी मिले मालवा की तरह, हरे भरे खेत भी मिले और ऊपर उसर और प्रति की भी कमी नहीं। सचमुच लगता है कि प्रयाग का नगर देवता स्वर्ग कुंजों से निर्वासित कोई मनमोजी कलाकार है, जिनके सृजन में हर रंग के डोरे हैं। और चाहे जो हो मग्ध, इधर क्वार कार्तिक तथा उधर वसंत के बाद और होली के बीच के मौसम से इलाहाबाद का वातावरण नेस्टर्शियम और पेंजी के फूल से भी ज़्यादा खूबसूरत और आम के बोरों की खुशबू से भी ज़्यादा महकदार होता है। सिविल लाइंस हो या अल्फ्रेड पार्क, गंगा तट हो या खुसरू बाग, लगता है कि हवा का एक नटखट देसीजा की तरह कलियों के आंचल और लहरों के मिजाज से छेड़खानी करती चलती है। और अगर आप सर्दी से बहुत नहीं डरते तो आप जरा एक ओवर कोट डालकर सुबह सुबह घूमने निकल जाएं तो इनकी खुली हुई जगहों की फिजा इटलाकर आपको जादू में बांध देगी। खासतौर से पौ फटने के पहले तो आपको एक बिल्कुल नई अनुभूति होगी। वसंत के नए नए मौसमी फूलों के रंग से मुकाबला करने वाली हल्की सुनहली बाल सूर्य की अंगुलियां, सुबह की राजमारी कुमारी के गुलाबी वक्ष पर बिखरे हुए बोराले गेंसुओं को धीरे धीरे हटाती जाती है और क्षितिज पर सुनहरी तरुणाई बिखर पड़ती है। एक ऐसी खुशनुमा सुबह थी और जिसकी कहानी मैं कहने जा रहा हूँ वह सुबह से भी ज़्यादा मासूम युवक प्रभाती गाकर फूलों को जगाने वाली देवदूत की तरह अल्फ्रेड पार्क के लॉन पर फूलों की सरजमी के किनारे किनारे घूम रहा था। कतई स्वीट पी के रंग का पश्मीने का लंबा कोट, जिसका एक कॉलर उठा हुआ था और एक दूसरे कॉलर के सरों की एक पतली बटन होल में लगी हुई थी। सफ़ेद मक्खन जीन की पतली पैंट और पैरों में सफ़ेद जरी के पेशावरी सैंडलें, भरा हुआ गोरा चेहरा और ऊंचे चमकते हुए माथे पर झूलती हुई एक रूखी भूरी लट। चलते चलते उसने एक रंग बिरंगा गुच्छा इकट्ठा कर लिया और रह कर वह उसे सूंघ लेता था। पूरब के आसमान की गुलाबी पंखुड़ियाँ बिखने लगी और सुनहरे पराग की एक बौछार सुबह के ताजे फूल पर बिछ रही थी। अरे सुबह हो गई, उसने चौंक कर कहा और पास की एक बेंच पर बैठ गया। सामने एक माली जा रहा था। क्यों जी, लाइब्रेरी खुल गई? अभी नहीं बाबूजी, उसने जवाब दिया। फिर वह संतोष से बैठ गया और फूलों की पंखुड़ियाँ नोचकर नीचे फेंकने लगा। जमीन पर बिछाने वाली सोने की चादरें परतों पर परतें जा बिछती और पेड़ों की छायों का रंग गहराने लगता। उसकी बेंच के नीचे फूलों की चुनी हुई पत्तियां बिखरी थी। अब उसके पास सिर्फ एक फूल बाकी रह गया था। हल्के फलसे रंग के उस फूल पर गहरे बैंगनी डोरे थे। हेलो कपूर, सहसा किसी ने पीछे से कंधे पर हाथ रखकर कहा। यहाँ क्या जक मार रहे हो सुबह सुबह? उसने मुड़कर पीछे देखा। आओ ठाकुर साहब, आओ बैठो यार, लाइब्रेरी खुलने का इंतजार कर रहा हूँ। क्यों, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी चार डाली? अब इसे तो शरीफ लोगों के लिए छोड़ दो। हाँ हाँ, शरीफ लोगों के लिए छोड़ दे रहा हूँ। डॉक्टर शुक्ला की लड़की है, बहन है, इसकी मेंबर बनना चाहती थी तो मुझे आना पड़ा, उसी का इंतजार कर रहा हूँ। डॉक्टर शुक्ला तो पॉलिटिक्स डिपार्टमेंट में है, नहीं गवर्नमेंट साइकोलॉजिक ब्यूरो में है। और तुम पॉलिटिक्स में रिसर्च कर रहे हो? नहीं, इकोनॉमिक्स में। बहुत अच्छे, तो उनकी लड़की को सदस्य बनाने आए हो? कुछ अजब स्वर में ठाकुर ने कहा। छी है। कपूर ने हंसते हुए कुछ अपने को बचाते हुए कहा। यार तुम जानते हो कि मेरा उनसे कितना घरेलू संबंध है। जब से मैं प्रयाग में हूँ उन्हीं के सहारे हूँ और आजकल तो उन्हीं के यहाँ पढ़ता लिखता भी हूँ। ठाकुर साहब हंस पड़े। अरे भाई, मैं डॉक्टर शुक्ला को जानता नहीं क्या? उनका सा भला आदमी मिलना मुश्किल है, तुम सिपाही व्यर्थ में दे रहे हो। ठाकुर साहब यूनिवर्सिटी के उन विद्यार्थियों में से थे जो बराए नाम विद्यार्थी होते हैं और कब तक वे यूनिवर्सिटी को सुशोभित करते रहेंगे इसका कोई निश्चय नहीं। एक अच्छे खासे रुपए वाले व्यक्ति थे और घर के ताल्लुकदार, हंसमुख, फब्तियाँ कसने में मजा लेने वाले, अगर दिल के साफ निगाह के सच्चे बोले। एक बात तो मैं स्वीकार कर लेता हूँ कि तुम्हारी पढ़ाई का सारा श्रेय डॉक्टर शुक्ला को है।
तुम्हारे घर वाले तो कुछ खर्चा भेजते नहीं, उनसे अलग ही होकर आया था। समझ लो कि उन्होंने किसी न किसी बहाने मदद की है। अच्छा आओ, तब तक लॉर्ड्स पॉन्ड तक ही घूम ले, फिर लाइब्रेरी खुल जाएगी। दोनों उठकर एक कृत्रिम समल सरोवर की ओर चल दिए जो पास में बना हुआ था। सीढ़ियाँ चढ़कर ही उन्होंने देखा कि एक सृजन किनारे बैठा कमलों की ओर एकटक देखते हुए ध्यान में तल्लीन है। छिपकली से दुबले पतले बालों की एक लट माथे पर झूमती हुई कोई प्रेमी है या कोई फिलासफर। देखा ठाकुर, नहीं यार, दोनों से निकृष्ट कोटि के जीव है। ये कवि है, मैं इन्हें जानता हूँ। रे रविंद्र बिसरिया है, एमए में पढ़ता है। आओ मिलाएं तुम्हें। ठाकुर साहब ने एक बड़ा सा घास का तिनका तोड़कर पीछे से चुपके से जाकर उसकी गर्दन गुदगुदाई। बिसरिया चौंक उठा, पीछे मुड़कर देखा और बिगड़ गया। यह क्या बदतमीजी है। ठाकुर साहब में कितने गंभीर विचारों में डूबा था और सहसा बड़े विचित्र स्वर में आंखें बंद कर बिसरिया बोला, आहा कैसा मनोरम प्रभात। मेरी आत्मा में घोर अनुभूति हो रही थी। कपूर बिसरिया की मुद्रा पर ठाकुर साहब की ओर देखकर मुस्कुराए और इशारे में बोला, आए यार, सगल की चीज छेड़ो जरा। ठाकुर साहब ने तिनका फेंक दिया और बोले, माफ़ करना भाई बिसरिया, बात यह है कि तुम लोग कवि तो नहीं, इसलिए समझ नहीं पाए। क्यों सोच रहे थे तुम? बिसरिया ने आँख खोली और एक गहरी सांस लेकर बोला, मैं सोच रहा था कि आखिर प्रेम क्या होता है, क्यों होता है, कविता क्यों लिखी जाती है, फिर कविता के संग्रह उतने क्यों नहीं बिकते जितने उपन्यास या कहानी संग्रह। बात तो गंभीर है। कपूर बोला, जहाँ तक मैंने समझा और पढ़ा है, प्रेम एक तरह की बीमारी होती है, मानसिक बीमारी जो मौसम बदलने के दिनों में होती है। मसलन कुवार कार्तिक या फाल्गुन चैत, उसका संबंध रीढ़ की हड्डी से होता है और कविता एक तरह का संपात होता है। मेरा मतलब आप समझ रहे हैं मिस्टर बिसरिया। सिबरिया नहीं, बिसरिया, ठाकुर साहब ने ठोका। बिसरिया ने कुछ उजलत, कुछ परेशानी और कुछ गुस्से से उनकी ओर देखा तो बोला, क्षमा कीजिएगा, आप या तो फ्रायडवादी है या प्रतीकवादी और आपके विचार सर्वदा विदेशी में है। मैं इस तरह के विचारों से घृणा करता हूँ। कपूर कुछ जवाब देने ही वाला था कि ठाकुर साहब बोले, अरे भाई, बेकार उलझ गए तुम लोग, पहले परिचय तो कर लो आपस में ही। ये श्री चंद कपूर विश्वविद्यालय में रिसर्च करें और आप हैं श्री रविंद्र बिसरिया, इस वर्ष एमए में बैठ रहे हैं, बहुत अच्छे कवि हैं। कपूर ने हाथ मिलाया और फिर गंभीरता से बोला, क्यों साहब, आपको दुनिया में कोई काम नहीं रहा जो आप कविता करते हैं? बिसरिया ने ठाकुर साहब की ओर देखा और बोला, ठाकुर साहब, यह मेरा अपमान है, मैं इस तरह के सवालों का आदी नहीं हूँ। और उठ खड़ा हुआ। अरे बैठो बैठो, ठाकुर साहब ने हाथ खींचकर बिठा लिया। देखो कपूर का मतलब तुम समझे नहीं। उसका कहना यह है कि तुम्हें इतनी प्रतिभा है कि लोग तुम्हारी प्रतिभा का आदर नहीं जानते, इसलिए उन्होंने सहानुभूति में तुमसे कहा कि तुम और कोई काम क्यों नहीं करते, वरना कपूर साहब तुम्हारी कविता के बहुत शौकीन हैं, मुझसे बराबर तारीफ करते हैं। बिसरिया पिघल गया और बोला, क्षमा कीजिएगा, मैंने गलत समझा। अब मेरा कविता संग्रह छप रहा है, मैं आपको अवश्य भेंट करूँगा। और फिर बिसरिया ठाकुर साहब की ओर मुड़कर बोला, अब लोग मेरी कविताओं की इतनी मांग करते हैं कि मैं परेशान हो गया हूँ। अभी कल त्रिवेणी के संपादक मेरे कहने लगे, अपना चित्र दे दो। मैंने कहा कि कोई चित्र नहीं है, तो पीछे पड़ गए। आखिरकार मैंने आइडेंटिटी कार्ड उठाकर दे दिया। वाह, कपूर बोला, मान गए आपको हम तो। आप राष्ट्रीय कविताएं लिखते हैं या प्रेम की? जब जैसा अवसर हो, ठाकुर ने सामने जड़ दिया। वैसे तो वह वारनफर्ट का कवि सम्मेलन, शराबबंदी कॉन्फ्रेंस का कवि सम्मेलन, शादी ब्याह का कवि सम्मेलन, साहित्य सम्मेलन का कवि सम्मेलन, सभी जगह बुलाए जाते हैं। बड़ा यश है इनका। बिसरिया ने प्रशंसा से मुग्ध होकर देखा, मगर फिर एक गर्व का भाव मुँह पर लगाकर गंभीर हो गया। कपूर थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, तो कुछ हम लोगों को भी सुनाइए न। अभी तो मूड नहीं है, बिसरिया बोला। ठाकुर साहब बिसरिया को पिछले 5 सालों से जानते थे। वे अच्छी तरह जानते थे कि बिसरिया किस समय और कैसे कविता सुनता है। अतः बोले, ऐसे नहीं कपूर, आज शाम को आओ, जरा गंगा जी चलें, कुछ बोटिंग करें, कुछ खाना पीना रहे, तब कविता भी सुनना। कपूर को बोटिंग का बेहद शौक था, फौरन राजी हो गया और शाम का विस्तृत कार्यक्रम बन गया। इतने में कार उधर से लाइब्रेरी की ओर गुजरी। कपूर ने देखा और बोला, अच्छा ठाकुर साहब, मुझे तो इजाज़त दे दीजिए, अब चलूँ लाइब्रेरी में। वो लोग आ गए। आप कहाँ चल रहे हैं? मैं जरा जिमखाने की ओर चल रहा हूँ। अच्छा भाई, तो शाम को पक्की रही? बिल्कुल पक्की, कपूर बोला और चल दिया। लाइब्रेरी के पोर्टिको में कार रुकी थी और उसके अंदर डॉक्टर साहब की लड़की बैठी थी। क्यों सुधा, अंदर क्यों बैठी हो? तुम्हें देख रही थी चंद्र। और वह उतर गई। दुबली पतली नाटी सी साधारण लड़की, बहुत सुंदर, नहीं केवल सुंदर लेकिन बातचीत में बहुत दुलारी। चलो अंदर चलो, चंद्र ने कहा। वह आगे बढ़ी, फिर ठिठक गई और बोली, चंद्र, एक आदमी को 4 किताबें मिलती हैं। हाँ क्यों? तो उसने बड़े भोलेपन से मुस्कुराते हुए कहा,
तो तुम अपने नाम से मेंबर बन जाओ और 2 किताबें हमें दे दिया करो। ज़्यादा हम क्या करेंगे? नहीं चंद्र हंसा, तुम्हारा तो दिमाग खराब है, खुद क्यों नहीं बनती मेंबर? नहीं, हमें शर्म लगती है, तुम बन जाओ मेंबर हमारी जगह पर। पगली कहीं की। चंद्र ने उसका कंधा पकड़कर आगे ले चलते हुए कहा, वाह रे शर्म, अभी कल ब्याह हुआ तो कहना हमारी जगह तुम बैठ जाओ। चंद्र, कॉलेज में पहुंच गई लड़की, अभी शर्म नहीं छूटी इसकी, चल अंदर। और वह हिचकती टिटकती झोंपड़ी और मुड़ मुड़कर चंद्र की ओर रोटी हुई निगाहों से देखती हुई अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद सुबह 4 किताबें लादे हुए निकली। कपूर ने कहा, लाओ मैं ले लूँ, तो बांस की पतली टहनी की तरह लहराकर बोली, सदस्य मैं हूँ, तुम्हें किताबें क्यों दूँ? और जाकर कार के अंदर किताबें पटकती। फिर बोली, आओ बैठो चंद्र, मैं अब घर जाऊँगा। ओह यह देख लो। और उसने भीतर के कागजों का एक बंडल निकाला और बोली, देखो ये पापा ने तुम्हारे लिए दिए हैं। लखनऊ में कॉन्फ्रेंस है न, वहीं पढ़ने के लिए निबंध लिखा है उन्होंने। शाम तक यह टाइप हो जाना चाहिए। जहाँ संख्याएं हैं वहाँ खुद आपको बैठकर बोलना होगा। और पापा सुबह से ही कहीं गए हैं, समझे जनाब? उसने बिल्कुल अल्हड़ बच्चों की तरह गर्दन हिलाकर शौक सवरों में कहा। कपूर ने बंडल लिया और कुछ सोचता हुआ बोला, लेकिन डॉक्टर साहब का चेप इतने पृष्ठ शाम तक कौन टाइप कर देगा?